तो कल के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिस्कस किए थे, उस पर प्रॉब्लम भी अपना कुछ सॉल्व किए थे। कुछ रिमेनिंग एक दो प्रॉब्लम और करके देन वी डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। राइट डाउन द प्रॉब्लम। ए लेडर, ये सारे आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्लम, मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ 100% गारंटी, लेकिन 90% चांसेस हैं कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके अटक जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग is living against a wall, is living against the wall. The bottom of the ladder, the bottom of ladder is placed, is pulled, not placed, pulled, is pulled, is pulled along a ground, is pulled along a ground away from the wall, away from the wall, away from the wall, at the rate of 2 centimeter per second. 2 centimeter per second. How fast is its height? Is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away, 4 meter away, 4 meter away from the wall. क्वेश्चन पहले लिख लो, देन आई एक्सप्लेनिंग। लिख लिए बेटे। The ladder 5 meter long is living against a wall. कोई वॉल है, कंसीडर कीजिए, उसके अगेंस्ट में एक लैडर सीढ़ी रखा हुआ है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, यानी ये लेंथ ए बी, दिस लेंथ इज गिवन 5 मीटर, दिस लेंथ इज गिवन 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, बॉटम को हम खींच रहे हैं, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे अलोंग ए ग्राउंड से हम ग्राउंड के अलोंग ही इसको खींच रहे हैं। हमें निकालना क्या है, और इसका रेट दिया हुआ है, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग ए ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको x कंसिडर कर लेते हैं, वॉल से x डिस्टेंस पे इसका फुट इनिशियली है, तो dx अपॉन dt दिया हुआ है, किस रेट से हम उसको खींच रहे हैं, दैट इज गिवन, यानी dx अपॉन dt दैट इज गिवन कितना दिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स वॉल, अब इसको जैसे आप इधर खींचिएगा तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज करेगा, लैडर का वॉल पर हाइट डिक्रीज करेगा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, इसीलिए डिक्रीजिंग दिया हुआ है। व्हेन द फुट इज लैडर इज 4 मीटर अवे, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये y, यानी हाउ फास्ट, यानी dy अपॉन dt कैलकुलेट करना है। हाउ फास्ट, हाइट को मैंने y से कंसीडर कर लिया, तो y
हाउ फास्ट मीन्स किस रेट से ये हाइट डिक्रीज करेगा वॉल पर, किस पॉइंट पर, व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। अभी देखना पड़ेगा आंसर इसका। हाँ देखते हैं कैलकुलेट करके, शायद मैं भी पूरा नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया। ठीक है राइट बेटे, क्वेश्चन क्लियर है। तो जो गिवन क्या दिया हुआ dx अपॉन dt, यानी x और y में और ये लेंथ है, इसमें रिलेशन क्या है वो एक इक्वेशन हमें देखना पड़ेगा। लैडर का देखा जाए तो क्या है, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं आराम से। x y और लेंथ ऑफ द लैडर में रिलेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहां पर dx अपॉन dt दिया हुआ है, dy अपॉन dt निकालना है। l कांस्टेंट है, लैडर का लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को dx अपॉन dt भी आ जाएगा, dy अपॉन dt भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt, और ये कांस्टेंट है 0। क्या क्या गिवन है देखो, dx अपॉन dt दिया हुआ है राइट, हमें dy अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dt तो उसको उस साइड भेज देते हैं, 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 2x dx अपॉन dt लिख सकते हैं। 2 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म उधर लिखे चलेगी। हमें निकालना है dy अपॉन dt निकालना है कब, जब x इक्वल टू 4 मीटर। तो जब यहां हम x इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके उस समय y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये यदि 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, 9 स्क्वायर मीन्स ये 3 आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये देखो 16 प्लस 9 5 आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल टू 3। अब सारे डाटा को यहां पे पुट कर दे, बस काम हो गया अपना। y dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस x dx अपॉन dt। y कितना आ गया 3, dy अपॉन dt, x कितना आ गया बेटे x 4 दिया हुआ है 4 राइट, और dx अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान देने का है, यूनिट सारा सेम कर लेने का है। यहां पे स्पीड दिया हुआ सेंटीमीटर में राइट, तो यूनिट सेम कर लीजिए कि, तो जैसे ये इसी को बदल देते हैं मीटर में, 0.02 आ जाएगा, 0.02 तो इंटू 0.02। अब बस कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, हो गया काम खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत है जल्दी पूछो। क्वेश्चन ऊपर से मिटाता हूं तब तक। ठीक है, नीचे वाला भी हो गया है। हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये क्या है, बेस 4 स्क्वायर,
दिया हुआ था। हाँ तो निकलेगा नहीं। ये क्या है, ये देखो बेस 4 स्क्वायर, ये मान लो y निकालना है, y स्क्वायर 5 स्क्वायर। व्हाट इज y स्क्वायर, उधर भेजो 25 माइनस 16, 9 आ गया, 9 का 3। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी का ही है। A particle moves along the curve 6y equal to x square plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। क्वेश्चन लिख लो पहले बेटे। A particle moves along the curve 6y equal to x square plus 2. Find the point on the curve। एंड कोई पार्टिकल है इस कर्व पे मूव कर रहा है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। कहां पर फाइंड आउट करना है, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। x कोऑर्डिनेट के स्पीड से 8 गुना, 8 टाइम्स। व्हाट इज द गिवन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है dy अपॉन dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स as fast as x कोऑर्डिनेट, ये दिया हुआ है। यानी y कोऑर्डिनेट का स्पीड जो है x कोऑर्डिनेट के स्पीड से 8 टाइम्स है। तो वो कहां पर होगा, वो कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट करना है, एट विच प्लेस। और इक्वेशन एक दिया हुआ है कर्व का 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। क्या करना है, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यहां पर डिवाइड dt dx अपॉन dt लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 6 dy अपॉन dt 2x dx अपॉन dt प्लस 2, राइट बेटे। अब यहां से dy अपॉन dt का वैल्यू वहां रख देते हैं, पुट कर, तो क्या हो जाएगा अपना, ये सॉरी ये डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट वाला तो 0, कांस्टेंट तो 0, 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt लेफ्ट हैंड साइड, दिया हुआ 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt 2x dx अपॉन dt। सारे को उधर लेके चले जाते हैं, dx अपॉन dt टेक्स कॉमन, कितना गया 2x माइनस 8,
इक्वल टू 0, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, dx अपॉन dt इक्वल टू 0 हो सकता है या 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। dx अपॉन dt 0 होने का मतलब x कांस्टेंट, और लेकिन हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, काटेंगे, लेकिन क्या होता है ना, समटाइम्स कॉमन ले लेते हैं कि कहीं रूट रूट तो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी तो सही हो जाता है लॉजिकली, लेकिन एक साइड लेकर लाके करने ही बेस्ट रहेगा। समटाइम्स जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, कटता है तो वो रूट्स भी दे देता है, x इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, यदि dx अपॉन dt x रहता है तो x 0 भी हो जाता, इसीलिए काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट बेटे। हाँ कौन, और रुक जाओ, हाँ 6 भी होगा, हाँ ये तो dy अपॉन dt रखे ना, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करो, और इधर भी, यहाँ भी 6 आ जाएगा, अब 48 सीधे कर देता हूँ, ये 48, अब वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 24। यूनिट कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, x इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन वाला में 24 पुट करके y के वैल्यू निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 6y 24 इंटू 24 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 596 ना, 76, चचो को 16 की 1, ठीक है, 24 6 चचो 9 8 4 6 और 8 में 16 17, हाँ 576 प्लस 2 578 और y डिवाइडेड बाई 6, 8 7 56 और 1 6 73, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को, हाँ एक और करके तब इसको एंड करते हैं, एक और अच्छा प्रॉब्लम देख लेना बेटे, ये 8, हाँ 83, 8 7 56, नहीं ओ 9 6 54, हाँ 9 6 54, फिर गलत जा रहा है, पूरा गड़बड़ जा रहा है, 578 54 3 और 6 36, 96.36 18, हाँ 96.3, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं, तब उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसलिए इसको करा रहा हूं कि वो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, एनसीईआरटी, हाँ लिख लो, ऊपर वाला सिर्फ क्वेश्चन मिटाता हूँ, नीचे वाला कर लो तब। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड इज pouring from a pipe at the rate 12 centimeter square per second. The following sand
forms falling sand forms a cone on the ground h equal to 1/6 times of radius. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 meter 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लो तब फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। लिख लिए बेटे, नीचे वाला मिटा दूं मना आंसर। ये सॉरी यहां सेंटीमीटर क्यूब को गलत है। सेंटीमीटर क्यूब लिख लिए बेटे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, ये मान लो पाइप है, इससे सैंड को गिरा रहा है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट, किस स्पीड से बालू गिर रहा है इस पाइप से, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रहा है। किस वॉल्यूम से सैंड नीचे गिर रहा है वो दिया हुआ रेट, और फोल्ड करके शेप कैसा बना रहा है? कोन जैसा। जब जमीन पे गिरेगा तो शेप कैसा बना रहा है? कोन जैसा। ये इस तरह से रख लो पाइप, ये ऊपर से सैंड गिरा रहे हैं और ग्राउंड पर शेप किस तरह का बना रहा है? कोन शेप। ये 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम होगा सैंड का जो गिर रहा है वो दिया हुआ, यानी dV/dt is given, dV/dt is given and its value is 12 centimeter cube per second। और क्या दिया हुआ? The falling sand forms a cone on the ground, h और कोन का हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। कोन के हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है h इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ द रेडियस, r मान लेते हैं रेडियस है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितने स्पीड से सैंड का हाइट इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे बालू गिरेगा हाइट इंक्रीज करेगा, यानी dH/dt फाइंड आउट करना है। dH/dt फाइंड आउट करना है। हाँ बोलो। हाँ इंक्रीजिंग, बालू गिरेगा तो डेफिनेटली ऊपर इंक्रीज करेगा लेवल। हाँ एट 4 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट क्या करना है? dH/dt कब? जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, तो इट मींस कोन का हमें वॉल्यूम का रिलेशन एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन B इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब गिवन क्या देगा? dV/dt, यानी इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। रेडियस की जरूरत नहीं है, तो रेडियस जहां पे है इस रिलेशन को यूज करके h के टर्म में रेडियस को लिख देंगे 6h। हाँ तो r इक्वल टू 6h हो जाएगा। एक मिनट,
और यहां पर 6h यानी 36h स्क्वायर इंटू h। देख लो ठीक है, r की जगह पर 6h पुट करो, r स्क्वायर है ना, तो 36h स्क्वायर हो जाए। r क्या होगा, रेडियस इक्वल टू 6h, क्योंकि रेडियस को हटाना है, r को रखना नहीं है। h को 4 रख के r डिफरेंशिएट करने के बाद, अच्छा वो वैल्यू कब पुट करना है, डिफरेंशिएशन के बाद। स्पीड पर पूछ रहा है ना, स्पीड बताना है dh/dt एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप डिफरेंशिएट करते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, ये जो कट करने वाला काट लो, 12 हो गया, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 12 पाई h क्यूब भी आ गया। dv/dt कितना हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt। ये r के जगह पर, ये r के जगह पर 6h पुट करो, तो उसका स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर है ना, तो 36h स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना पहले कॉपी कर लो तब आगे बढ़े। क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कहने का कि पहले हाइट 4 सेंटीमीटर, ना 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 ना, ये नहीं, क्या है ये देखो, हाउ फास्ट स्पीड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितने फास्ट गति से इंक्रीज करेगा, 4 सेंटीमीटर। हाँ 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 हाँ। अब ये कितना हो गया बेटे, 24 बटे 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। ये वैल्यू दिया हुआ है 12, ये वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब यहां पर h पुट करें, अब यहां से dh/dt क्या हो जाएगा, dh/dt 12 डिवाइडेड बाई 36 पाई इंटू h स्क्वायर। अब यहां पर पुट करेंगे h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर h की जगह पर 4 सेंटीमीटर पुट कर दो, 12 डिवाइडेड बाई 36 इंटू पाई इंटू 16, सॉल्व कर देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। 36, ये सारे टर्म को इधर लेके आ जाओ, 12 डिवाइडेड बाई 36 पाई इंटू h स्क्वायर, h की जगह पर 4 यानी h स्क्वायर 16, कट मारना 12 थी जा, हाँ 1/48 पाई, 1 डिवाइडेड बाई 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, अब चलें कॉन्सेप्ट, हम लोग पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखें क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैथ सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऊपर से मिटाऊं बेटे, हो गया। तो अपना नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
हेडिंग लिख लो। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है उसको अंडरस्टैंड करें। बाय नेम क्लियर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मींस फंक्शन का वैल्यू यदि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। पहले जनरल लेमैन जैसा बात करें हम लोग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, यदि आप मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, यदि आप मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, राइट। तो यानी मेहनत जितना ही ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा। फंक्शन इंक्रीज किया यानी वी कैन से कि x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यहां पे दो सिचुएशन हो सकते हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हो, जितने हार्ड वर्क करोगे उतना ही अच्छा नंबर ज्यादा आएगा। दूसरा ऑप्शन हो रहा है कि मेहनत आप कर रहे हो, दो ऑप्शन, या तो जितने पिछले साल नंबर आया था, जैसे 100 में 90 आया था, तो या तो 90 रहेगा या 90 से ऊपर जाएगा। यानी कौन जो पिछले साल जो मार्क्स आपके आए थे, आप क्या करो, मेहनत करते जा रहे हो, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज तो हमेशा करेगा, लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू उससे कम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब फंक्शन इस तरह से भी हो सकता है इंक्रीजिंग। ये देखो, ये इंक्रीज किया, ध्यान से देखो, फंक्शन इंक्रीजिंग, एक्स का वैल्यू, ये दिस इज योर एक्स वाई, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट पर क्या हो गया, वैल्यू सेम हो गया, इसके बीच में इस ड्यूरेशन में वैल्यू सेम, फिर अगेन इंक्रीज, यानी कभी घटा नहीं, वैल्यू कभी घट नहीं रहा एक्स को बढ़ाने से। वन वर्ड्स में क्या बोलेंगे इसको, यहां इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, यहां पर हमेशा इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट ग्राफ में एक्स का वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, वाई ऑलवेज इंक्रीज, बट हियर इफ यू आर इंक्रीजिंग दी एक्स, वाई तो इंक्रीज कर ही रहा है और सेम भी हो सकता है। दो कोऑर्डिनेट के वैल्यू, जैसे यहां पर x1 ले लेते हैं, x1 x2 पर y का वैल्यू सेम है। तो जैसे मान लिया आप मेहनत कर रहे हो, इस साल मान लिया आप स्कूल के सेकंड टॉपर हो फॉर एग्जांपल, आपने हार्डवर्क कर रहे हो कंटिन्यू, तो हार्डवर्क करने से क्या हुआ, सेकंड से नीचे मुझे नहीं आना है, सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन आ सकता है। इफ यू आर डूइंग हार्डवर्क अपना बढ़ा रहे हो, जो प्रीवियस ईयर सेकंड पोजीशन था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो सेकंड पोजीशन रहेगा, या तो सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब यही हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होगा कि फंक्शन, या तो दो ऑप्शन यहां फिर एक्स का वैल्यू घटाते जा, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों ग्राफ में क्या है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है और ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली इसके जैसा भी यहां भी हम बोल सकते हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहा है, y का वैल्यू, दिस इज योर y, दिस इज योर x, ये y x y x y x, ठीक है। इस केस में भी क्या हो रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू और डिक्रीज तो कर ही रहा है, सेम भी हो सकता है किसी दो वैल्यू के लिए, जैसे यहां पर। अब इसका नाम क्या देंगे चारों ग्राफ का, यहां तो चार ग्राफ ड्रॉ किया गया है, दो इंक्रीजिंग और दो डिक्रीजिंग। तो जो हमेशा इंक्रीज, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, जैसे कोई भी वैल्यू लो, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया,
तो सॉरी x2 इज ग्रेटर देन x1, इस तरह से रखे। हाँ, x2 यदि 6, x1 4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान दो बेटे, समझना है यहां, x1, ये x1 ले लिए, ये x2 ले लिए, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये हुआ, क्लियर। x2 के अकॉर्डिंग y का वैल्यू ये हो गया। तो पहले ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, यदि x2 बड़ा है x1 से, तो ये क्या होगा, fx1 इसको ले लिए, ये fx2। ग्राफ मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, ये क्या है, y है ना, y2 y1। तो इफ x2 greater than x1, तो we can say that fx2 is also greater than fx1 होगा हमेशा, इट्स ट्रू। x के किसी भी, यदि x2 का वैल्यू x1 से ज्यादा है, तो x2 f ऑफ x2 ग्रेटर देन fx1 हो जाएगा। ग्राफ से भी क्लियर दिखाई दे रहा, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया। तो जब इस तरह का बिहेवियर रहेगा कि यदि इफ यू आर टेकिंग x2 ग्रेटर देन x1, हाँ ध्यान क्या देना है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा, ब्रेक हो गया, तो हाउ कैन डिफाइन, बिहेवियर पता ही नहीं चलेगा। तो पहला कंडीशन, जो इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तभी ये डिस्कशन हम आगे कर सकते हैं। तो जब x2 का वैल्यू x1 से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली fx2 ग्रेटर देन fx1, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, दिस इज योर मैथमेटिकल अप्रोच रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल अप्रोच, ये क्या हुआ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी का, इस ग्राफ को मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट किया, और इसी चीज को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। आप जितना मेहनत करोगे अच्छा रैंक उतना ही आएगा। यदि आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जितना हार्डवर्क करोगे रैंक उतना ही अच्छा आएगा। नंबर की बात मैं नहीं बोला, रैंक की बात बोल रहा हूं। जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रैंक आएगा, वही चीज हो रहा है। मेहनत को एक्स कोऑर्डिनेट पे शो करो, वाई क्या होगा, रैंक दे दिया, राइट। अब सेकेंड वाला में भी तो इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन सर्टेन वैल्यू पर x1 x2 के y का वैल्यू सेम है, y का वैल्यू सेम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रीवियस रैंक है उसके बराबर हो सकता है या उससे ऊपर जाएगा, सेकेंड रैंक से नीचे नहीं आएगा कभी भी। तो उसको कैसे मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, x2 ग्रेटर देन x1, यहां भी x2 बड़ा है x1 से, लेकिन इस पोजीशन के लिए क्या है, fx1 और fx2 का वैल्यू दोनों बराबर भी हो सकता है। और अदर कोऑर्डिनेट्स के लिए, जैसे ये मान लीजिए ले लीजिए x3, तो यहां पर क्या है, x3 छोटा है, तो fx3 का वैल्यू क्या हुआ, ये दोनों से कम। तो कंडीशन क्या बना, इसको मिटा दूं मैं, कि इफ x2 greater than x1, then for increasing function fx2 greater than equal to fx1, देखो इक्वल टू वाला आ गया ऑप्शन, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया।
इसमें हमेशा वैल्यू इंक्रीज करेगा, इक्वल होने की कोई चांसेस नहीं है। इस फंक्शन ये भी क्या होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन के दो टाइप होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में इक्वल भी हो सकता है, बढ़ने के लिए तो बढ़ेगा ही हमेशा, इक्वल होने के भी चांसेस है, जैसे ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए बात करें हम लोग, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। हाउ टू एक्सप्रेस, इफ x2 ग्रेटर देन x1। अब यहां ध्यान से देखो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट लो, कहीं भी याद, मैथमेटिक्स में हमेशा ग्राफ पे भरोसा रखना चाहिए। x2 का वैल्यू x1 से ज्यादा है, y का वैल्यू निकालो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये नेगेटिव में गया। हम क्या देख रहे हैं, fx1 ग्रेटर देन fx2, ये नेगेटिव है ना, सब मान लो -8 तो ये -12 फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्सप्रेशन में, f of x1 ग्रेटर देन f of x2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। सिमिलरली इस ग्राफ के लिए, इफ x1 लेस देन x2, f of x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चार ग्राफ शो किए। एक को क्या बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मीन्स हमेशा y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन, वैल्यू तो इंक्रीज करेगा ही, इक्वल भी होने की चांसेस है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसको किए। थर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमेशा वैल्यू आप ज्यादा जितने फोन देखोगे उतने नंबर कम आएंगे, जितने गेम खेलोगे उतने बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आएंगे, समझा कुणाल। तो ये किस तरह का बिहेवियर है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि गेम तो खेल ही रहे हैं, तो हो सकता है दिमाग मेरा तेज है तो भगवान जितना नंबर था पिछला साल उतना रह जाए, लेकिन डिक्रीज तो करेगा ही, डिक्रीज करेगा ही, तो दोनों ही नुकसान ही है। तो इस तरह से ये तो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कहां है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको सर अभी तक कुछ तो बात ही नहीं की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे कहां है। तो अभी तो बेसिक सीखे कि फंक्शन इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, किसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब यहां डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे, इसी चीज को बताने के लिए एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके वी कैन से दैट कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच सेकंड। थर्ड डिफरेंशिएशन मेथड से बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट बेटे, इस ग्राफ पे फोकस करो, दोनों ग्राफ पर, दोनों ग्राफ पर। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हम डिफरेंशिएशन है क्या, स्लोप ऑफ द कर्व, dy अपॉन dx क्या देता है, कर्व का स्लोप, dy अपॉन dx व्हाट गिव्स, स्लोप ऑफ द कर्व। तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो ये क्या देगा, देखो ये स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव। कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान देना है। तो क्या होगा, ये ज्यादा ये कर्व स्टिप होगा, 90 डिग्री तक है। तो व्हेन द कर्व इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या रहा, पॉजिटिव। m इक्वल टू tan थीटा या dy अपॉन dx, m इक्वल टू स्लोप क्या होता है, स्लोप यहां थीटा यदि कंसीडर करते हैं तो हम tan थीटा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy अपॉन dx, फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। तो थीटा का वैल्यू आप जानते हो कि जब 0 से tan 0 0, tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी, tan का ग्राफ यही है ना, इसी तरह से ये स्लोप क्या रहेगा,
पॉजिटिव। ठीक है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग यानी यहां ये यहां तक, अब ऐसे ही आ जाए तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन जब इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन में जीरो भी हो सकता है, ना। यहां डिवाई अपॉन डीएक्स क्या होगा, कांस्टेंट है तो जीरो, कांस्टेंट है तो जीरो, वैल्यू सेम है ना। 3 है, यहां भी जो भी आ रहा है 3 है, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो जीरो देगा। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन जीरो। स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा जीरो। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में तो हो गया कि एफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिफरेंस जीरो भी हो सकता है और बड़ा तो जीरो से हमेशा होगा ही। तो डिफरेंशिएशन से समझ में आया कैसे करेंगे, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उस डेरिवेटिव को देखेंगे उस रेंज में दिया रहेगा, रेंज यहां से यहां तक के रेंज में x1 x2 का वैल्यू दिया रहेगा, इस रेंज में बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो उस रेंज में देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि स्लोप पॉजिटिव रहता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जीरो भी आता है ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू तो इंक्रीजिंग बोल देंगे। तो पिक्चर ग्राफ बना हुआ है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है एक, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स आपका दिया हुआ है, जैसे इसको दोनों तरीका से कर सकते हैं, ग्राफिकल भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन। मान लो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और आपसे कहता है 0 से लेकर π/2 के बीच में बताइए फंक्शन किस तरह का है। ये पूछ रहा है यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जो भी है चारों ऑप्शन में से। तो आपके पास ट्रिक क्या है, ग्राफ को भी ड्रॉ करके हम तुरंत बता सकते हैं। दोनों चीज देखें, ग्राफ और डिफरेंशिएशन दोनों से कैसे बताएंगे। तो ग्राफ से बताने के लिए क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसको मिटा दो बेटे, ये तो सारा क्लियर है। For example, I am taking y equal to sin x. y equal to sin x. तो ग्राफिकल अप्रोच से कैसे करेंगे, डॉट इस ग्राफ sin x का y वर्सेज x ड्रॉ कीजिए यहां पर, y x इसी तरह का ग्राफ होगा। ये 0 डिग्री, ये π/2, पाई, ये 2 पाई। आपसे क्या किस रेंज में पूछ रहा है, 0 से इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। x ग्रेटर देन, यही सब ध्यान देना इंटरवल, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ग्राफ यहां देखिए, ग्राफ देख के फट देना बता दीजिएगा बिना डिफरेंशिएशन। 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, इक्वल टू पे इक्वल हो जा रहा है, इसीलिए इक्वल टू नहीं लिया है π/2 पे। तो देखते ही हम क्या बोल देंगे, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसीलिए तीनों मेथड बताया हूं। ग्राफिकल अप्रोच, जब तक आप ग्राफिकली आपको क्लियर नहीं होगा डिफरेंशिएशन मारते रहेगा, कोई फायदा नहीं। तो ग्राफिकल अप्रोच से जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन वाला क्या पढ़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या जो भी हो कंडीशन, यानी इसको डिफरेंशिएशन इसका निकालना पड़ेगा, तभी तो एप्लीकेशन पता चलेगा। तो y डैश क्या हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। रेंज हमें क्या देखना है, 0 से इसको
क्लोज लूप बोलते हैं बेटे कि ओपन लूप? इक्वल टू नहीं रहने पर ओपन रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, राइट है। साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन उल्टा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इस इंटरवल में ये क्या दिया? स्लोप। वाई डैश क्या दे रहा है? स्लोप इस कर्व का। अब स्लोप देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपको कॉस एक्स का ग्राफ मालूम होना चाहिए। कैसा है ये? अब किस रेंज में बता रहा है? 0 से π/2। क्या है स्लोप? यहां पॉजिटिव। क्यों? अरे कर्व का ये स्लोप वैल्यू बताना, स्लोप पॉजिटिव है कि इसका नेचर नहीं बताना है। स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बात नहीं यहां पर थीटा, यहां पे हमको ये इसका स्लोप थोड़े बताना है। इस तो cos x का स्लोप दे देगा ना, नहीं हमको उसका वो थोड़े बताना है। ये sin x का स्लोप हो गया, ये एरिया, कर्व एरिया, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यानी ये पार्ट 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वैल्यू? हाँ, अब दोनों में डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस इसको क्लियर करो कॉन्सेप्ट को ध्यान से। ये बहुत लोचा जा रहा है तुम लोग अभी। इस कर्व का स्लोप यानी जो भी निकाल रहे हैं चाहे किसी भी पॉइंट पर, तो जो स्लोप निकलेगा, स्लोप का वैल्यू क्या है? cos x। अब उसका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछेगा, मान लीजिए π/2 पे पूछता है, तो π/2 पे आप क्या बोलोगे? 0 डिग्री। ये वैल्यू दिया, नॉट एंगल, y वाला वैल्यू। अब इसका स्लोप, ये इसका तो स्लोप मैं नहीं पूछ रहा हूं, cos x का स्लोप थोड़े पूछ रहा हूं। sin x का स्लोप का ग्राफ ये हुआ, तो हमको y के वैल्यू से मतलब रहेगा ना, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस ड्यूरेशन में। यानी ये वैल्यू, इस वैल्यू से हमको ये वैल्यू तो फिर दे देगा इसका स्लोप का, बातें हो गई cos x के स्लोप की बातें हो गई। क्वेश्चन दिया sin x का, कैसे? ये ऊपर में 0 से π/2 के बीच में कहा? ये देखो ऊपर ही है ना। अच्छा, उसके ऊपर गिरे, अरे तो गिरे वाला तो फिर इसके स्लोप की तुम बात कर रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे ग्राफ से देखो स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, तो यदि इसको cos x जो ड्रॉ किए, तो cos x का वैल्यू 0 तो ये बताना ना पॉजिटिव, यानी y लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड कहां पर रिप्रेजेंट करें? y एक्सिस पर। तो ये देखना है, ये वैल्यू नहीं देखना है, यानी ये वैल्यू किसी भी एंगल पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, तो कर्व किस तरह का हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 0 हो नहीं रहा है। यही रेंज मैं चेंज कर दूं 0 से π, सेम क्वेश्चन चाहे π/2 से लेकर π/2 से लेकर π। आप बताइए फंक्शन किस तरह का है, दिमाग लगाओ। π/2 से लेकर π, ये हो गया π/2 से π। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चारों ऑप्शन दिया रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 नहीं होने का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन 0 होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। और f' लेस देन 0 होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चारों कंडीशन हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए। तो इस पर कल और प्रॉब्लम करेंगे तब और फंडे अपना क्लियर होगा। ठीक है बेटे, आज यहीं पढ़ने देते हैं हम लोग।